अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। नाज़रीन, आज हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की आज तकरीर की कुछ इक़्तिबासात जो है उसे ज़ेर बहस लाएंगे, बिलखुसूस इकॉनमी के हवाले से और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में जो कुछ होता रहा उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अहम गुफ्तगू आज की है। और आपको ये भी बताते चले कि कोविड-19 के हवाले से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान ने किस तरह कोविड से भी नबरद आजमा हुए और उसके साथ साथ इकॉनमी को भी स्टेबल रखने में बड़ा अहम रोल पाकिस्तान ने अदा किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप जैसे मुल्कों में जहां हमने देखा कि वो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के दावेदार थे वहां पे भी कलई खुल गई उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और पाकिस्तान का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको आलमी पजीराई हासिल हुई। और उन्होंने WHO की का भी जिक्र किया कि उसने भी तारीफ की। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि दुनिया के वो 3 मुल्क जिन्होंने कोविड में सबसे बेहतरीन अपनी कारकर्दगी दिखाई और कोविड के हवाले से जो खासतौर पर हिकमत अमली अडॉप्ट की वो सबसे ज़्यादा कामयाब रही, उसमें पाकिस्तान भी तीसरे नंबर पे था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पाकिस्तान की तारीख का $20 बिलियन सबसे ज़्यादा था, फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो प्लस में यानी सरप्लस में गया। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब, चाइना और UAE अगर हमारी मदद ना करते तो हमें माशी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचता। मैं चाहता हूं कुछ सीधा नुकात आपके सामने पहले रखूं, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे लीडर हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ही मैं फॉलो करता हूं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से उन्होंने बात की, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ओवरसीज को एक मरतबा फिर उन्होंने अपना असासा करार दिया और उन्होंने ये कहा कि हम उनका शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो रेमिटेंसेस जो ओवरसीज की मद में हमें पैसा आता था वो $19.99 बिलियन थे, जबकि आज वो $29.4 बिलियन को पहुंच गए हैं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, जिसका अक्सर हम अपने शोज में जिक्र करते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक किसी मुल्क में नहीं होगा तब तक उसकी ना ही मईशत में बेहतरी आ सकती है, ना ही एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून, ये है हमारा मिशन, ये है हमारी थीम और ये है हमारा नजरिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल पहले की जो रिपोर्ट थी, $10 अरब जो है वो सालाना जो है वो चोरी होकर इस मुल्क से चले जाते, तो एक बहुत बड़ी रकम है ये। उन्होंने कहा कि 3 साल में सबसे बड़ी जो जंग लड़ी है वो है करप्ट माफिया के खिलाफ, और आज भी माफिया सरगर्म अमल है और कोशिश कर रहा है कि इस हुकूमत को गिरा दे और दोबारा से अपनी दुकानदारी खोल दे, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो रिकवरी हुई एंटी करप्शन की, ये बड़ी अहम उन्होंने बात की है, क्योंकि नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसको भी अब 20 साल के करीब अरसा हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका है। उन्होंने कहा अब तक जो उन्होंने रिकवरी की थी वो कुल रिकवरी जो थी वो 10 सालों में $2.5 अरब रुपए थी, जबकि 3 सालों में 450 अरब रुपए जो है रिकवर किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बिलखुसूस पंजाब में। नैब ने 18 सालों में 290 अरब रुपए जो थे वो रिकवर किए, जबकि हमने 3 सालों में 519 अरब रुपए रिकवर किए। अच्छा, एलीट जो एक कॉन्सेप्ट है, एलीट कैप्चर्ड, यानी जो एक मखसूस हमारे मुल्क के अंदर जो सरमायादार तबका है उसका इन्फ्लुएंस, और अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इस ओवरऑल इस सब में बहुत काम की बातें हैं, खासतौर पर खवातीन के हवाले से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात की, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनर्स के इशू आते हैं, फिर एक खातून को उसके शौहर की डेथ के बाद जो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना होता है उसके लिए उसको लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं होती। लेकिन नादरा के पास आप जाएं तो फौरी तौर पर आपका ये मसला हल हो सकता है। गुफ्तगू के बहुत सारे इक़्तिबासात ऐसे हैं जिसको ज़ेर बहस लाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, तज्ज़ियाकार हैं और बिलखुसूस मईशत पर और मईशत की नफ्स पे आपका हाथ होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ नैयर अली साहबा मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और ख़ास तौर पर ये जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं इनको बड़े करीब से आपने देखा है। बहुत शुक्रिया नैयर अली साहब आपका। और हमेशा की तरह नसीम सदीकी साहब, मुस्कुराता हुआ चेहरा और हकायक पर मबनी और टू द पॉइंट बात करने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार और साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सदीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में भी खास तौर पर जिक्र किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की 28 दर्जा बेहतरी की, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी
आप समझते हैं कि उसको जो ये एमएसटी दी गई खुसूसी तौर पे तामीराती शोबे को, तो वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दरमियान जो बैलेंस नहीं था वो कुछ बैलेंस हुआ है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस पूरी स्पीच को एक ख़ास मॉडल के साथ लेके चलना चाहता हूँ। वो मॉडल, उसको कहा जाता है लेवाइन मॉडल ऑफ चेंज। अच्छा, इस लेवाइन मॉडल ऑफ चेंज के अंदर कहा जाता है कि पहले परसेप्शन बिल्ड की जाती है चेंज की खातिर, ठीक है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, और फिर इसको रीफ्रीजिंग कहते हैं, और फिर इसके अंदर दरमियान के जो एरिया को चेंज कहते हैं। इसके लिए जो लेवल्स होते हैं, उसके अंदर पहला लेवल डिज़ायर का होता है, देन फिर उसके अंदर बिहेवियर चेंज होता है, और फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। ठीक है, आपके 3 साल के अरसे के अंदर, उससे पहले अगर चले जाएं, तो हर वो एरिया, चाहे वो हाउसिंग का हो, क्लाइमेट का हो, तरसीलात का हो, आपके डेट का हो, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, यू जस्ट नेम इट, किस एरिया के अंदर अच्छा काम हुआ था। आपकी जो है वो तरसीलात ज़र तो थे ही नहीं। आज आपने तकरीबन 1100 अरब से बढ़कर आपके 2900 अरब के ऊपर जाकर बढ़ते हैं तरसीलात ज़र। करंट अकाउंट खसारे को आप फौरी तौर पे कम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप 5.5 की शरह नमू से बढ़ाते हैं। आपने लेदर इंडस्ट्री जो कि आपकी डूब गई थी, आपने दोबारा से उसके अंदर DLTL को ख़त्म कर दिया। इसके आगे अगर आपको देखें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, तो मज़ीद अगर मैं चैप्टर्स खोलता जाऊं और इसके अंदर देखें कि मेड इन पाकिस्तान, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आज इनो नामी जो मोबाइल कंपनी है, उसने तकरीबन कुछ मैं उसका एग्जैक्ट नंबर भी आपके सामने पेश करता हूं, उन्होंने सऊदी अरब और बहरीन के अंदर भेज दिए। अच्छा, आगे अगर मैं चलता जाऊं तो आप एक नए मसले के अंदर भी आ गए। इस 3 साल के अरसे के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी। इससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं थी, हवाला हुंडी था। आपके साथ जो है वो चाचे का बेटा इधर से उधर जाकर के पैसे करता था और कोई पता नहीं था, कोई चैनलाइज सिस्टम नहीं था। इसके अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट लाया गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिफॉर्म किया गया, और इतनी शानदार तरीके से रिफॉर्म किया गया कि आपको सिर्फ 5% के ऊपर आपको हाउसिंग के ऊपर आपको अच्छा, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के हवाले से एक बात करूंगा, फिर मैं नैयर साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के हवाले से जो टारगेट रखा गया था FBR का 5500, वो उसमें थोड़ा सा कमी तो जरूर आई थी, लेकिन अगली दफा उसमें रिकवरी भी हुई। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के हवाले से ये बताइएगा कि कितनी पजीराई हुई, और ओवरऑल जो है ये जो नंबर ऑफ नेशनल जो टैक्स पेयर्स हैं वो कितने बड़े हैं, तो ये क्योंकि नंबर ऑफ इसमें ही सारा कुछ। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि मईशत के साथ, सियासत के साथ आप बिहेवियर्स को नहीं हटा सकते, साइकोलॉजी को नहीं हटा सकते थे। हुआ ये था कि आपके तमाम बिजनेसमैन जो थे, आपको याद होगा कि शब्बर जैदी साहब जो है वो इसी हुकूमत में चीखा करते थे और चला के कहते थे कि हमारे बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब आपने देखा होगा कि 45,000 से प्लस ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड हो गए, 1% भी रजिस्टर्ड नहीं थे, अब लाखों के करीब रजिस्टर्ड हो गए। आपकी टैक्स इन्वेजन आना शुरू हो गई, आपकी टैक्स रिटर्न्स आना शुरू हो गई। FBR के अच्छा, ये बड़ा अहम मौजू है इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि मैं नैयर साहिबा से बात करूं, मैं दोबारा आपकी तरफ। नैयर साहिबा, ये बताइएगा खवातीन के हवाले से, क्योंकि मैं आपको स्पेसिफिक वो नहीं करना चाहता, लेकिन खवातीन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। ओवरऑल हम जब फलाही रियासत की या रियासत मदीना की बात करते हैं, या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उसके सुनहरे उसूलों पर अमल दरामद करके ही यकीनी बनाया जा सकता है। खवातीन के हुकूक, मसावी हुकूक की भी बात की जाती है, लेकिन जायदाद में खवातीन के हिस्से के लिए जो एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, और बिलखुसूस जिसको मैंने भी बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, सक्सेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल 3 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और आज वज़ीर आज़म की तकरीर में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिन पर बात होनी चाहिए, और बात जो कारकरदगी है उसके हवाले कोशिश में करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लेकिन जहाँ तक आपने ख़वातीन के हुकूक की और ख़वातीन के जो उनको मसाइल जो दरपेश थे उनके हल के लिए जो कोशिशें की गई हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से 3 साल में, उसकी बात की है। सक्सेशन सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा मसला मौजूद था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में कवर कर रहे होते हैं केसेस, तो हमने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जो कि 90 साल की उम्र में आकर अपने जायदाद के हिस्सों के लिए, अपने वो हिस्सा जो कि उनका राइट है, पैदाइशी हक है, उनके शौहर जो है वो उनके लिए छोड़ गए हैं, उनके इवन हक महर के हवाले से ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे अगर हम सक्सेशन की बात करें तो उनको वो राइट्स नहीं मिले। और जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें जाते जाते अब 90 साल 99 साल की उम्र में ख़वातीन को जो है वो आकर उनके केसेस के फ़ैसले हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि ग्राउंड पर उनके हवाले से कोई डाटा ही नहीं है।
जहाँ पर जाकर जो है वो ये देखा जा सकता इससे कबल कि आया ये सच भी कह रहे हैं नहीं कह रहे, फलां ने फलां के बारे में ये गवाही दे दी, यही एक डाटा था। लेकिन अब जो है वो नादरा के पास जाकर ये सक्सेशन सर्टिफिकेट्स इजीली बन सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट की ही क्या बात कर रहे हैं, बल्कि अगर हम अभी जो रिसेंटली जितने पिछले कुछ सालों में हमने देखा है हिरासमेंट के केसेस सामने आए हैं, उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया, रेप केसेस सामने आए, पाकिस्तान वाले वाकये का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा भी खवातीन और बच्चों पे जो तशद्दुद और जो ये आजकल सेक्सुअल अब्यूज वगैरह इस पर उन्होंने काफ़ी बात की है। बिल्कुल, और ये सारे जो वाक़यात होते रहे हैं और अब आकर उनके ऊपर जो है वो ज़ैनब अलर्ट बिल इंट्रोड्यूस कराया गया, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया बल्कि उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। तो कवानीन भी बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उनके, लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पर आके मकसद फौत हो जाता है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो कवानीन बनाए जाएं, रूल्स वज़ा किए जाएं, लेकिन अगर ये कोशिश की जाए साथ में कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और आम आदमी तक जो है वो उनकी आगाही भी पहुंचे कि कोई एक ज़िम्नी सवाल भी बनता है नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह नैयर ने ये बात की कि इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग आपने कहाँ देखी इन 3 सालों में? हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेसी, जिसके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम करें, तो ये अंडरस्टैंडिंग इन 3 सालों में अप एंड डाउन्स क्या कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अभी मैं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद था और सारी कार्रवाई वहाँ देख के आया हूँ। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो सियासतदान है जिन्होंने पहले पार्टी बनाई, स्ट्रगल शुरू की, 22 साल स्ट्रगल की और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने। जबकि आप अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें तो पहले वो सियासत में आए, उसके बाद पार्टी बनाई। मियां नवाज शरीफ नौकरी नहीं थी, फेडरल कैबिनेट में रहे, काउंसलर बने, उसके बाद पार्टी बनाई, सीएम तो बने। ये मैंने बात आपके सवाल के स्टार्ट तमीद इसलिए बांधी कि ये एक विजन था एक नाइंसाफ़ी के खिलाफ, क्योंकि वो क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, पैसा भी था, शोहरत भी थी, लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी कि नहीं यार ये पाकिस्तान के हालात सही नहीं जा रहे, हमने उसको दुरुस्त करना है। उसके लिए स्ट्रगल की और जब हुकूमत में आए तो आपको पता है कि पिछले 30-35 साल से मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरी गवर्नमेंट्स रही, ब्यूरोक्रेट्स भी उन्हीं के लाए हुए थे, और जितनी करप्शन बढ़ चुकी है, हमारे सियासतदानों को तो बहुत बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, और आपके जो एंटी करप्शन ने रिकवरी की है या नैब ने रिकवरी की है, इसमें मोस्टली जो है वो ब्यूरोक्रेट्स है। तो इस हुकूमत ने अपनी कोशिश की, एसेट्स रिकवरी यूनिट भी था, एसेट्स रिकवरी यूनिट भी, जो आपने सवाल किया ना, उसमें बड़ी तगदो करनी पड़ी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से चलता है, वो सियासतदान को नहीं चलने देता। सियासतदान अपनी कोशिश करता है, ये कहना था ना कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा, इम्प्लीमेंटेशन। तो बात यही है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए, जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो तख्लीक थी वो प्राइम मिनिस्टर और असद उमर साहब लेके आए, उसी को फिर दुनिया में फॉलो किया गया। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इंडस्ट्री ने ग्रो किया। मैं अभी पिछले दिनों बाहर भी होके आया हूँ, मैंने देखा कि दुकानें बड़ी बड़ी बंद हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस क्लोज हो चुके हैं इस पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने बड़े आराम के साथ इसको टैकल किया हो। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चले हैं। हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल उसने भी बहुत मेहनत की। तो हमने इटली में और फ्रांस में देख लिया था कि वेंटिलेटर्स ही नहीं थे, लेकिन यहाँ फिर भी देखें फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, सब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और कंट्रोल किया। लेकिन इसके साथ जिस तरह मईशत को ये गवर्नमेंट लेके चली है, उसके समरात आना शुरू हो गए। आप देखें कि मईशत में बेहतरी आई है, और ये जो रेमिटेंसेज है, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये जो पैसे भी ज्यादा के हवाले से मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, रेमिटेंसेज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब, वफाकी वजीर दाखिला। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जनाब बहुत शुक्रिया। शेख साहब क्या कहेंगे, 3 साल हुकूमती कारकर्दगी, फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 3 सालों में क्या हुकूमत कर पाई है कि ये कहा जा सके कि माजी की हुकूमतों ने वो नहीं किया, वो डिलीवर नहीं कर सके, मौजूदा हुकूमत ने? आधा घंटा पहले ही खान साहब ने कौम से खिताब में सारी बातें की है कि रेमिटेंस हो गई है 29, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारा जो सर्कुलर डेफिसिट है वो कम हो गया है, इंडस्ट्री चल पड़ी है, हमारे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी एक कामयाब है, हम डेफिसिट से बच गए हैं, हमने एक बेहतर पॉलिसी की शक्ल दी है, कोविड से अल्लाह ने बचाया है हमें,
और इंडियन अटैक्स में हमने बहुत जबरदस्त काम किया है। और इसके अलावा हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे, बच गए। सारी चीजें तो अभी 15 मिनट नहीं हुए जी हैं, हाँ। इमरान खान साहब ने सारी कौम के सामने रखी हैं ठीक और है। बड़ी तफसीलन रखी हैं। 1 घंटा पूरा उन्होंने कौम को ये याद दहानी कराई है कि हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं और आगे बढ़ गए। अच्छा शेख रशीद साहब, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की, दीगर जो आपने स्पीच में जिक्र किया, एंटी करप्शन की रिकवरी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन एसेट्स रिकवरी यूनिट, और ये कहा गया था, हुकूमत ने दावा किया था और ये वादा किया था कि मुल्क से जो पैसा चोरी होकर बाहर गया है वो पैसा वापस लाया जाएगा। तो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने अब तक कितना काम किया है? देखिए, नैब का उन्होंने बताया 500 कितने अरब रुपए 3 सालों में, और जबकि उनके पूरे 18 सालों में 200 कुछ अरब रुपए थे। इस तरह उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ने 4 गुना ज्यादा कमाया, अर्न किया, वापस दिया। और नैब की उन्होंने खास तौर पर तारीफ की, एंटी करप्शन की। ये सारी बातें उन्होंने अभी बताई हैं, अभी तो इसको 15 मिनट भी नहीं गुजरे। अच्छा शेख रशीद साहब, इन्फ्लेशन के हवाले, जी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये सवाल बड़ा एक अहम सवाल है इन्फ्लेशन के हवाले से। इन्फ्लेशन के लिए डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जब घर में कर्जा लिया जाता है तो थोड़ा सा आपके खराजात जब कम होते हैं तो डेफिनेटली एक आम आदमी पर उसका असर पड़ता है। इन्फ्लेशन का बहुत अमल दखल है और हमारे वोट की जो बुनियादी वजह है, जिसके महवर ये घूमता रहता है वोट, वो भी महंगाई है और गुर्बत है। इन्फ्लेशन के हवाले से जो सबसे अहम सवाल है, एक आम आदमी का भी यही सवाल है कि अगर हमारी इकॉनमी में बेहतरी आ रही है या हमारा एक्सचेंज रेट में बेहतरी आ रही है, या जो हमने पहले आर्टिफिशियल इकॉनमी थी हमारी, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी थी, इन्फ्लेशन पर इसके असरात क्यों मुरतब नहीं हो रहे या कितना टाइम ये लेंगे? अच्छा, ये गहरी बात मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। वो ये कि पहले हुआ करता था कि इसको कहते थे फोस्टर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और ये क्या हुआ कि जीडीपी पर पर्सन जो था वो पहले पर पर्सन एवेल्युएट होकर बढ़ा नहीं करता था। अब आप अगर ये गौर से देखें कि आपकी बेसिक नेसेसिटी से बढ़कर आपकी डिमांड दूसरी ज़्यादा हो गई है, यानी आपके जो है वो आईफोन्स की तरफ आ गए हैं, आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो आपको पता भी नहीं चल रही कि जो आम आवाम की जो पहुंच से नहीं होनी चाहिए वो आपकी आम आवाम की पहुंच में आ रही हैं। चुनांचे जब डिमांड हाई हो जाती है, वो पर पर्सन डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसको कहते हैं परपेचुअलिटी इंक्रीज, जो या परसूट ऑफ प्रॉफिट। जब परसूट ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो रेशियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, यानी आपकी इंसानी डिमांड बढ़ गई। इन्वॉल्वमेंट इसमें किस हद तक है? अब देखें, आप 8.8 के ऊपर आप लेकर आ गए। स्ट्रक्चर आप समझते हैं इतना बहाल हो गया है क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए? क्योंकि इन्फ्लेशन में तो आपको पता है इंतजामी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपका तकरीबन 76.6 के तरीके के साथ इंडक्शन दे रहा है आपका जीडीपी के अंदर। आपका जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है वो 6.6 पर है, जिसके ऊपर अब वजीर आजम साहब ने स्पेशल मीटिंग भी कॉल अप की है, और जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इसके ऊपर काम कर रही है। और अब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग चैनल को आसान कर्जा का तरीका दिया जा रहा है। इसके साथ जो है वो आपका जो परसूट, जिस तरह मैंने आपको परसूट ऑफ प्रॉफिट का बताया, इसी तरीके से एक और लेवल है वो 0.9 पर था, यानी स्लॉटरिंग। लेदर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। यही स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज आपका 80% कवर करता था। इसी तरीके से ज़रात आपका 2.7 आना चाहिए था, एक्चुअली ये 4.77 पर आना चाहिए था। लेकिन इस दफा जो आपका बजट आया है उसने सारा पिवट बनाया। और अगर इसके साथ ही, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं साथ ही शेयर करता चलूं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में इसका जिक्र किया है, डिटेल में शायद कर दिया होगा। इसमें पाकिस्तान जो है वो 59 पॉइंट्स इंडेक्स पे आया है, यानी OICCI के ऊपर। OICCI BCCI सर्वे के अंदर ये आया है 59 में, जबकि पाकिस्तान -50 पर स्कोर कर रहा था। -50 यानी 360 डिग्री टर्न लिया उसने। और ये सर्वे कहाँ किया गया? कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और फेस टू फेस किया गया। कितने सेक्टर्स में किया गया जी? इसको रिस्पोंडेंट अगर सेक्टर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 40%, सर्विसेज सेक्टर 35% और 25% रिटेल के अंदर किया गया। इसको अगर गौर से देखें तो अगर ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस देखें तो इंटरनेशनली आपका पूरा जो इन्वेस्टर तबका है वो बड़ी तेजी के साथ आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। रेमिटेंसेज ऐसे नहीं बढ़ गए, और रेमिटेंसेज अब बढ़ गए हैं, और वो आपको ई लोन आ रहे हैं, ई फाइनेंसिंग हो रही है, ई हाउसिंग हो रही है। अब आप चीजों को सिर्फ क्रॉस लगाना शुरू कर दें। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी कोई अभी लोगों के सवालात हैं बैंकिंग सेक्टर का, खास तौर पे एप्लीकेशन जी बिल्कुल इस पे कीजिए, और मैं बात करना चाहूंगा की बात करते हैं। उसमें फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं। अब भी बैंक में जो है वो लोग जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, ट्रांजैक्शंस बहुत कम हुई हैं,
पिछले 1.5 साल जो थे जब हुकूमत संभाली, उसके बाद हमने ये देखा कि थोड़ा सा जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कम हुआ, ट्रस्ट डेवलप हुआ और लोगों ने बैंक की तरफ रुझान। ये जो एमएनसीज दी गई थी, इस एमएनसीज को आप काफी समझते हैं, कुछ ऐसे एरियाज आप समझते हैं जो एग्जेम्प्टेड एरियाज थे वो अभी भी ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड एरियाज जिस पे मजीद काम करने की जरूरत है? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 7 साल से उस तरह का प्लान नहीं करने दिया जा रहा था जैसे वो करना चाहता था। यानी पाकिस्तान से सिरे से मॉर्गेज का तस्वुर ही नहीं था, यानी आपका अपना जाती घर हो ही नहीं सकता था, आप किसी भी सूरत गिरवी ही होंगे। अब आपसे शनाख्ती कार्ड लिया जाता है और आपने इस पे मैंने बड़ी डिटेल में प्रोग्राम्स भी किए और स्ट्रक्चर बताते हुए कि 5% के ऊपर आपको जब मिलता है और 50 लाख और 1 करोड़ रुपए के आपको कर्जा जात दिए जा रहे हैं तो और 20 साल के लिए, यानी अब आपको मॉर्गेज मिल गए। नहीं, सब्सिडी तो देंगे ऑफ कोर्स आपको इन द लॉन्ग रन तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका उतना पॉजिटिव तो नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे अवामिल नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका बहुत पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से जैसे वेस्ट के अंदर आया था, जब आपका मॉर्गेज आपने मुकम्मल कर दिया, उसकी पोजेशन आपके पास चली गई, आपके पास उसका घर आ गया। इसी तरीके से हर घर के अंदर जो है वो आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कर्जा जा दिए जा रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम के अंदर बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। अगर टेक्सटाइल के अंदर देखें तो 15.4 बिलियन का जो है वो दिया गया। क्लाइमेट चेंज के अंदर जो आज तक कभी नहीं किया गया था, 14 अरब रुपए का आपको पहली दफा क्लाइमेट के अंदर दिया गया। क्लाइमेट से अगर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी तो आपकी सेहत के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसी के अंदर अगर मैं टेक्सटाइल की प्रोस्पेरिटी तो मैंने बता दी, अगर सेहत आमा में अगर देख लें वो उसके अंदर आपका तीसरे नंबर के ऊपर ये जो आपका ये सानिया निशर साहिबा का जो इनिशिएटिव है वो आप ये देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये शुरू किया एहसास प्रोग्राम, ये कहां पर जाता है और उन्होंने कहा कि पंजाब में भी दे दिए जाएंगे। नहीं साहब, आप ये बताइएगा, खास तौर पर करप्शन के हवाले से एक बात की जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेरिट। ये बताइए, मेरिट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है, क्या आप समझती हैं कि अगर मेरिट को बहाल कर दिया जाए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो, तो करप्शन पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है? डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील के साथ बहुत टेक्निकल गुफ्तगू की है। पहले उस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। देखें, मईशत की बात आप कर रहे हैं, पीएम साहब ने एक बहुत ही तफसीली तौर पर बताया कि क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है वो जब हुकूमत बनी उनकी तो मईशत कहाँ पर खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद किस प्रोसेस से वो सारी मईशत का जो है वो गुजरा है। आईएमएफ की शराइत की कड़े होने की भी बात की उन्होंने, और उसका बराह रास्त फिर वो जो एक बेल आउट पैकेज हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से हमें दिया गया उसकी बात भी हुई और उसके असरात की भी बात हुई। लेकिन अल्टीमेटली इस सारे जो एक प्रैक्टिस थी उसका असर कहाँ पड़ा? आम आदमी पर पड़ा। तो आम आदमी जो है वो टेक्निकल बातों को नहीं समझता, उसको खसारे से, जीडीपी से। आपसे मैं आपकी बात यही रोकूंगा, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा आपका। कैन यू हियर मी? जरताज गुल साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। आम आदमी की बात कर रहे थे कि आम आदमी टेक्निकल बातों को नहीं समझता, उसको खसारे से, कर्ज़ों से, जीडीपी से, इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। उसको एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, रोज़गार के मुनासिब मौक़े चाहिए। अशियाए खुर्दनी जो है उसमें कमी चाहिए। इन्फ्लेशन, मैंने डॉक्टर साहब से इन्फ्लेशन के हवाले से भी खास बात ये, महंगाई में कमी चाहिए। रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में अगर 200-300% इजाफा हो गया है, और दूसरी तरफ जरताज गुल साहिबा आ गई हैं। जरताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। जरताज गुल साहिबा, वैसे बहुत सारी प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू के इक्तबासात हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रस्ट डेफिसिट जो था हुकूमतों और अवाम के दरमियान, उस ट्रस्ट डेफिसिट को 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक खत्म कर पाई है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पहले हुकूमतों में जो अवाम का और जो हुक्मरान होते थे उनका इतना बड़ा आपस में ट्रस्ट डेफिसिट या फासला भी होता था कि कभी अवाम को ये पता ही नहीं होता था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, अपनी ज़ातियात के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान की स्टेट को कॉम्प्रोमाइज करके अपने जो तिजारत है या जो उनके अपने फैमिली बिजनेस है उसको बढ़ा रहे हैं, या आवाम के लिए आगे मुल्क का विजन क्या है। पहली दफा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है और ये पहली गवर्नमेंट है जो कि अपनी हर साल की कारकर्दगी बताती है, अवाम को ऑन बोर्ड लेती है, अवाम के सामने बताती है कि हमने अपनी पूरी 1 साल के अंदर क्या कारकर्दगी की
और हमारे आगे के टारगेट्स क्या हैं। फिर इस तरह अभी जो 3 साल हुकूमत जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शानदार खिताब किया, अवाम को एतमाद में लिया, सारी सिचुएशन बताई और ये बताया कि हमने किस तरह कर्जों में डूबा हुआ मुल्क 31,000 अरब से जो कर्जे लिए गए थे 31 ट्रिलियन के कर्जों के बोझ जो हमारे ऊपर चढ़ा के चले गए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सदर यूरोपीय कौंसिल चार्ल्स माइकल ने टेलीफोनिक राबता किया है और इस राबते में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारतकारों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अफराद के हवाले से भी बात की। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के मुताल्लिक पाकिस्तान की भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में है और अफगानिस्तान के हवाले से आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता सिर्फ और सिर्फ जामे सियासी हल है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। वज़ीर-ए-आज़म से सदर यूरोपीय कौंसिल का टेलीफोन पर राबता हुआ है। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है दोनों रहनुमाओं की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का राबता हुआ है सदर यूरोपीय कौंसिल चार्ल्स माइकल से टेलीफोन पर और अफगानिस्तान के हवाले से आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता जामे सियासी हल है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। ये थी BTV ताज़ा तरीन। का खर्चा और जो उनकी काबीना के मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं, इंतहाई क्लीन गवर्नमेंट है, खर्चे अपने कम किए हैं, कोई लग्जरी फंड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्रोटोकॉल नहीं किए और उन्होंने आवाम के टैक्स पेयर के पैसे को बचाया है। अच्छा ज़रताज गुल साहिबा, ये खास तौर पर बैरूनी दौरों के जो खर्चे हैं उसमें भी निस्फ से कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक क्वेश्चन मैं हमेशा करता हूँ और आज भी मैं वो अपनी रिवायत बरकरार रखना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पसमानदा इलाकों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1300 अरब रुपए हमने एलोकेट किए, कोई 14 के करीब सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 के करीब जो है वो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया। आपका जिस एरिया से ताल्लुक है आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, DI खान की बात हम कर लें, हम सखी सरवर से लेकर ये राजनपुर, ये पूरा एरिया इंतहाई पसमानदगी का शिकार है। गैर मामूली हालात का सामना भी किया इधर के लोगों ने, तो कोई गैर मामूली फैसला आने वाले दिनों में उसकी हम तवक्को करते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान और सिंध इंटीरियर के जो और खास तौर पे जिन एरियाज का मैंने जिक्र किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तरक्की हो रही है और यकसा मौके तमाम पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं, चाहे वो फाटा का मर्जर है, जिस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लेकर आया जा रहा है, चाहे बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके हैं या इंटीरियर सिंध है या कराची के जो हालात पीपल्स पार्टी ने कर रखे हैं उसके लिए स्पेशल पैकेज देना। साउथ पंजाब का देखिए, मैं आपको अपने साउथ पंजाब की एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारे साउथ पंजाब के ऊपर पीपल्स पार्टी और PML ने पूरी उम्र सियासत की और 30 जो हमारी 33% आबादी है पंजाब की, जो हमारे साउथ पंजाब की, उसके लिए इन्होंने लोकेशन ऑफ बजट जब भी की इंतहाई कम की और फिर उसके बाद वो भी ड्रेन करके ये लोग ऑरेंज और मेट्रो बसेस ट्रेन में जाके लाहौर में जाके खर्च करते थे। 40 साल से हमारे साउथ पंजाब में ना कोई हॉस्पिटल बना था, ना कोई कॉलेज बना था, ना कोई यूनिवर्सिटी। हमारे दौरे हुकूमत में पहली दफा हुआ है कि हमने सेक्रेटरीट को ऑपरेशनलाइज किया है, साउथ सेक्रेटरीट को मुल्तान में और बहावलपुर के अंदर। हमारा फर्स्ट है पाकिस्तान की 73 साल तारीख में साउथ पंजाब की पहली PSDP ग्रीन बुक छपी है जिसमें 190 बिलियन डेवलपमेंट बजट जो है वो साउथ पंजाब के लिए रखा गया है, जिसमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, हर जगह यूनिवर्सिटी, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, पार्क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डिप्राइव्ड एरिया हमारे साउथ पंजाब की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और हमने इसको फेंस कर दिया है। ये फेंसिंग हमने इसकी की है कि साउथ पंजाब का बजट कहीं और इस्तेमाल हो नहीं सकता, ये सिर्फ साउथ पंजाब के इन्हें डिप्राइव्ड जो एरिया है इनको पर इस्तेमाल होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साउथ पंजाब के, क्योंकि ये सदियों से इनको एक तरीके से पहले बिफोर पार्टीशन भी यहाँ पे ये फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, बाद में भी हमारे साथ सलूक कोई अच्छा नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
हमारी हुकूमत है जिन्होंने डिप्राइव्ड एरिया की बात सुनी, उनके डेवलपमेंट के पैकेज रखे, उनको मेन स्ट्रीम में बाकी इलाकों के बराबर हक दिया। मैं समझती हूँ, देखिए मेरे डेरा गाजी खान में पहली वो है कि हमारे पास कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, 4.5 बिलियन। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा बन रहा है पहली दफा 3.5 बिलियन का। यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान डिवीजन की पहली दफा इस दफा ADP के बजट में एलोकेशन हुई है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन रही है। ये अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें तो हम लोगों ने अपनी पिछले तमाम हुकूमतों मात दे के डिप्राइव्ड एरिया के लिए पैकेजेस रखे, जिसके लिए हमारे तमाम एरिया के लोग, सराइकी बलोच, चाहे फाटा से हमारे पश्तून हो, चाहे इंटीरियर सिंध के इलाके हो, चाहे गवादर बलोचिस्तान, सब लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने किसी से कोई ऐसा सलूक नहीं किया कि उनके कोई फेवरेट है। वो फेडरेशन की जमात या फेडरेशन के लीडर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनके भाई का लीडर इस वक्त पाकिस्तान में कोई है नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है कि बाकी पार्टियां अपनी जात से, अपने मफाद से, अपने करप्शन से सुकड़ के जाके कोई लाहौर की पार्टी, कोई चारसदा की पार्टी, कोई DI खान की पार्टी और कोई लड़काना की पार्टी बन गई। फेडरेशन की जमात जिसमें तमाम पसमानदा इलाकों को बराबर का अगर डेवलपमेंट पैकेज मिल रहा है, हक मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन की पार्टी की अलामत और वफाक की अलामत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। बहुत शुक्रिया आपका। जरताज गुल साहिबा, स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, हमारे साथ मौजूद थी। और डिप्राइव्ड एरियाज़ के हवाले से वैसे मेरा क्वेश्चन जो था उनसे मैंने किया तो, लेकिन उनका जवाब जो था उसमें तो वो तमाम जो एरियाज़ थे, ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे उन्होंने तफसीलन बात की। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तीन सारा मेहनत और लगन से सर बुलंद हो रहा है पाक वतन। कल का नहीं, ये है आज का पाकिस्तान। गरीब नहीं, खुददार पाकिस्तान। करप्शन ज़्यादा नहीं, बदउनवानी से पाक पाकिस्तान। इक्तिसादी मैदान और बैनुल-अक़वामी महाज पर बावकार पाकिस्तान। सारी दुनिया में बना कश्मीर का सफीर पाकिस्तान। सरसब्ज़ व शादाब क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। अब बेघरों को घर मिले, तजावुज़ात का रास्ता बंद मिले। उम्मीद से इरादा और इरादे से यकीन। अब खुशहाल हो रही है अवाम और सच संवर रही है पाक सरजमीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी और आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की गुफ्तगू के और उनकी तकरीर के चंद अहम इक़्तिबासात। आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइएगा नैयर साहबा कि आप गुफ्तगू कर रही थी इन्फ्लेशन के हवाले से, डॉक्टर साहब ने भी उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स का और उनके एरियाज़ उन्होंने उस पर उसको डिफ़ाइन भी किया, बड़े अच्छे तरीके से बताया। एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ज़रूर आती है, लेकिन बेहतरी लाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं कि जिससे वक्ती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। IMF के बेल आउट पैकेज की आपने बात की, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने खुद कहा कि हमारे साथ IMF ने ज़्यादती की। हमारे ख़ास तौर पर बिजली के टैरिफ के हवाले से अगर बात करें या उन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से, तो वो तो स्टेट बैंक का तो ऑलरेडी होता है कि जब आप IMF का बेल आउट पैकेज ले जाते हैं तो फिर आपके नोट छापने का मामला भी फ़र्क हो जाता है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ
यहाँ पे जो ऐड करना चाह रही हूँ, अभी मैंने सारी जो गुफ्तगू आपकी भी सुनी और सब हम जो बात भी इस वक्त कर रहे हैं, पीएम साहब की स्पीच में उन्होंने जो आगाज़ में कुछ बातें की, उनमें उन्होंने एक वाक़या कोट किया खुद ही। उन्होंने कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट खेली है, और जब कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे तो लोग तालियां भी बजाते थे, कभी परफॉर्मेंस बुरी हो जाती थी तो लोग बड़े आड़े हाथों भी लेते थे, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। और जब लोग जो है वो आड़े हाथों ले रहे होते थे तो, और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी किसी वजह से, या उसमें कहीं कमी रह जाती थी, तो मैं घर जाता था और मैं रात को सो नहीं पाता था, और उसके बाद फिर जो है वो मैं उसके सॉल्यूशंस पे देखता था कि कहाँ गलती हुई, उसको ठीक किया जाए। तो इस जो ये एक अप्रोच है ना, इसकी हमें अशद ज़रूरत है। हमने अगर हम थोड़ा उसकी कंक्लूजन की तरफ दें तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जी, इस कंक्लूजन की इसलिए भी ज़रूरत है कि देखें, जब माशी इशारिये कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, हम जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, इसके बावजूद अगर महंगाई कम नहीं हो रही तो हमें देखना पड़ेगा कौन से माफियाज हैं जो मसनूई तौर पर जो है ये महंगाई जो है वो आवाम पर लाद रहे हैं। हमें उनके खिलाफ जो है वो काउंटर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी बड़ी अहम है, मैं सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगा। पुलवामा जिसका एक ड्रामा रचाया गया, आपको भी पता था, फिर उसका जो जवाब था हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम ये वो कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुसल्लह अफवाज की आज तारीफ की और उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में एक तो कोरोना, फिर ऊपर से ये पुलवामा, तो एक तो पेशावराना सलाहियतों के हवाले से पाक फौज की उन्होंने बहुत ज्यादा, उसकी फजाइया की बहुत ज्यादा तारीफ की। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जब भी इनसे इक्तदार छिन जाता है तो ये फौज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फौज के खिलाफ एक बयानिया तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था, मैंने भी तनकीद की, लेकिन तनकीद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जहां पे हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी या हमारा नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके घर के अंदर कोई मसला पैदा हो तो आपने घर के अंदर सॉल्व करना होता है, बाहर वालों को ना उसमें इन्वॉल्व करना होता है, ना आवाज़ इतनी ऊंची करनी होती है कि आपके हमसाए को भी पता चले। तो ये हमारा मुल्क है। आज आप देख लें अफगानिस्तान का क्या हाल है, फ़ौज नहीं है वहाँ पे, सीरिया का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है, लीबिया का क्या हाल है। तो ये हमारी पाक फ़ौज है। आपको छोटे मोटे मामलात पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, और आप बैठे, और मैंने देखा कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ या चीफ़ ऑफ ISI ये बड़ी अच्छी तरह गुफ्तगू करते जब भी मौका मिला, और हर सवाल का जवाब देते हैं। तो आप अपनी लड़ाई को अपने घर के अंदर रखें, इसको बाहर ना लेके जाएं। आपको क्या पता कि जो हमारी पाक फौज है या सिक्योरिटी फोर्सेस है वो किस तरह अपनी कुर्बानियां देती हैं अपनी जानों की, जिनकी वजह से हम रातों को घरों में सुकून से सो सकते हैं। तो ये आप देखें कि मुल्क जिस तरह चल रहा है, और ये जिस तरह आपने पुलवामा का जिक्र किया, तो मुझे DG ISPR की वैसे ड्राफ्ट सीन कमाल का था पुलवामा। हाँ, लेकिन उससे पहले आप देखें कि DG ISPR उस वक्त होते थे अपना आसिफ गफूर साहब, तो उन्होंने कहा था कि हमें छेड़ने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज विल गिव यू अ सरप्राइज, और हमने उन्हें दिन दहाड़े सरप्राइज दिया। तो बात यह है कि जब लीडर दलेर हो, जब पाक अफवाज के जो हमारे सरबराह हैं वो दलेर हो, तो फिर दुनिया में किसी मुल्क की जो कोशिश होती है या हिम्मत होती है वो नहीं पड़ती। अभी भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ी मेहनत के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि वो सोचते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे दुरुस्त करना चाहिए। तो आप देखें कि मैंने पहला वज़ीर आज़म देखा है जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम कर रहा होता है। उसके अलावा आप देखें कि एवरी वीक जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है। तो ये नेक नियति जो है ना, ये अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियाती, नियतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो वो जो नियत नेक थी उसका अब समर आना शुरू हो गया, मईशत बेहतर होना। अच्छा डॉक्टर साहब, FBR और खास तौर पे ओगरा, इसको ऑटोनोमस किया गया, ये भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था। तामीराती शोबे को एमएसटी दी गई, बड़ा अच्छा एक वो था। आज भी कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि तामीराती शोबे में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा सा फायदा तो बहुत ज्यादा जरूर होता है, लेकिन क्या डिमांड की वजह से इनकी कीमतें बढ़ी हैं? सीमेंट की कीमत बढ़ गई, सरिये की कीमत बढ़ गई, तामीराती शोबे से रिलेटेड जो दीगर 40 इंडस्ट्रीज हैं उनकी चीजों की कीमतें बढ़ गई। डिमांड की वजह से ज्यादा बढ़ी, काम की वजह से ज्यादा बढ़ी, या एक मखसूस जो एग्जेम्प्टेड कर दिया उसको एमएसटी दे दी गई उसकी वजह से? वजह क्या थी? की वजह से नहीं बनेगी ये। बेसिकली अगर आप देखें, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो तब बढ़ता है जब आपकी डिमांड हाई हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो 3 साल पहले सबसे पहले ना ज़राअत को देखा है ना बाकी चीज़ों को देखा, और ये पूरी दुनिया से एक स्टैंडर्ड ले लिया गया कि किस चीज़ के ऊपर तो फौरी तौर पे इकोनॉमी में बूम आएगा। तो वो हाउसिंग का सेक्टर था। उसमें बेशुमार हाउसिंग सेक्टर्स भी आए, हाई राइजेस भी आए,
इकोनॉमिक जोन्स भी आए, 9 इकोनॉमिक जोन्स भी बनने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, सी पैक को आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। 87 बिलियन से ज्यादा जो है वो आपका गवादर के ऊपर काम जारी है। अब इतना सारा जब आपके साथ काम जारी होगा तो आपका क्या ख्याल है, हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे होंगे या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? अब इन दोनों सूरतों के अंदर जरा आप ड्यूटीज को आप जरा कैलकुलेट करें तो इसकी अगर प्राइस अगर बढ़ती है, सब आपने कमाल की बात की, जो करेंगे। इंडस्ट्रियल जोन और ये इकोनॉमिक जोन वगैरह की बात की, तो मैंने इस पे काफी काम किया इसी पे। ये बताइएगा कि जीसीसीज में क्या हुआ है, ये हालिया जो जीसीसी हुई थी इसमें क्या हुआ है, तो ये इकोनॉमिक जोन्स कब तक डेवलप होंगे? अगर ये जल्दी हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट? अच्छा, इसमें जल्दी का मामला समझे कि देखें, बोस्तान आपका तैयार हो गया, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल उसके अंदर काम करना तेजी से चाहिए। ढाबा जी के अंदर काम स्लो है, सिंध हुकूमत को बहुत तेजी के साथ, राशा कई हद तक तेजी के साथ चल पड़ा है। इसके साथ आप जो है वो फैसलाबाद देखें, अच्छा गवादर के 4 बर्थ जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और 10 बर्थ जो हैं वो तकरीबन ऑपरेशन हो चुके हैं। उसके अंदर अगर आप देखें कि वो तेजी के साथ जितनी लाइंस बना चुके हैं, वो 87 बिलियन के अंदर जितना वहां पर आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो चुका, हॉस्पिटल तैयार हो चुका, और ये गवादर के अंदर जो ऑपरेशन रूट है वो तो तैयार होगा, लेकिन इसके अंदर आपकी अपनी लोकल बिजनेसेस कहाँ हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको जो बेल आउट पैकेजेस भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रीसेंट टाइम में अगर मैं बताऊं कि ये जो एसडीआर जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर आपको आईएमएफ ने भी दिया। आईएमएफ के साथ अभी आपकी नेगोशिएशन ठीक नहीं हुई और ये बहुत बड़ा काम है। इससे पहले किसी हुकूमत ने आईएमएफ के सामने डट कर काम किया था? आज तक शौकत तरीन साहब ने पहली दफा कहा कि भाई हमें ये नेगोशिएशन राइट्स नहीं चाहिए, तो 650 बिलियन के अंदर से अब उन्होंने 2.5 बिलियन आपको बेल आउट पैकेज दिए। इसके अंदर नहीं, ये एक बात मैं एक और क्लियर करना चाहता हूं। एक चीज आप दोबारा इसको देखें, जो मैंने लफ्ज बोला है, जी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। परसूट ऑफ प्रॉफिट जब बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो बेसिक डिमांड से जब चीजें आप बढ़ा देते हैं तब आपकी जो चीजें हैं वो बाकी चीजों पर इफेक्ट होती हैं और फिर कार्टेल बनकर आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी। ये इससे अच्छा को भी सोचना होगा। ये बताइएगा कि ये जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जिसमें 100 गुना इजाफा भी हुआ, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, आईपीपीज का मामला भी है और आईपीपीज पे तो एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। ये बताइएगा कि बिजली के नरखों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, क्या फौरी तौर पर इसकी कमी के इम्कानात आपको दिखते हैं? क्योंकि ओवरऑल अगर हम सिचुएशन अपनी इकॉनमी की देखें तो देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि जब माशी अशारिये बेहतर दिखाई दे रहे हैं और वो क्लेम भी कर रही है गवर्नमेंट के माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो उस सूरत में ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही तो मैं पहले वाली जुमला दोबारा बोलूँगी, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए कि आया क्या कौन से वो माफियाज हैं जो मसनूई महंगाई कर रहे हैं, या क्या वजूहात हैं कि उन माफियाज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, महंगाई कम नहीं। देखिए, अगर हमने हुकूमत माफियाज को तो खुली छूट नहीं दी जा सकती ना, स्टेट जब होती है, स्टेट की जब रेट होती है तो फिर वो माफिया नहीं। हमें बाहर सूरत महंगाई को कंट्रोल करके जो आम आदमी है उसको हकीकी मानों में इंसाफ देना होगा। अगर हम नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ की हमें निशानदेही भी करनी है। देखिए, हमेशा पुरानी हुकूमतों के ऊपर सिद्दीकी साहब वन लाइनर सर प्लीज, मैं जरूर इस पे बात करता, वन लाइनर क्योंकि वक्त खत्म हो गया। एंटी करप्शन या नैब इस तरह बकायदा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सिर्फ माफियाज पे नजर रखे, क्योंकि इस मुल्क में शुगर का मसला है, आटे का मसला है और ये महंगाई जो हो रही है जिसका जिक्र आपने भी किया, नैयर ने भी किया, इस पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि आम आदमी को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सुनैन जावेद साहब, नैयर अली साहिबा। गुफ्तगू तो हम कर सकते थे, इसके बहुत सारे ऐसे चीदा नुकात हैं जिस पर एक तवील तरीन और नशिस्त जो है होनी थी, लेकिन इस पर हम आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे गाए बगाए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे नाज़रीन ज़रूर करूँगा, किसी हुकूमत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो 100% डिलीवर कर सकी है। माजी में भी हुकूमतें जितनी रही हैं कुछ ना कुछ एरियाज़ में वो काम करती रही हैं, लेकिन हाँ, हर हुकूमत की, हर पार्टी की अपनी एक नज़रियात, आइडियोलॉजी और एक इनफरादी हैसियत होती है, इनफरादियत होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही इनफरादियत है कि वो कौम बनाना चाहते हैं। वो ना सिर्फ लोगों को जो है नौकरियां देकर, वैसे नौकरियों वाला मामला तो बहुत तवील है, उस पर भी डॉक्टर साहब आपसे किसी दिन कोई तफसीलन गुफ्तगू होगी। फ्यूचर प्रोड्यूस करना है, आने वाले दिनों में तवीलुल मुद्दती प्लानिंग यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग या वोट के हुसूल के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, अवाम उससे अब बाखबर हो चुकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।